सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का पॉलिटी का चैप्टर। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के सारे पावर फंक्शंस का हमने डिस्कशन कर लिया था और जुडिशरी के बारे में भी हमने वहां पर देख लिया था कि जुडिशरी जो होता है वो किस तरीके से अपना काम जो है करता है करके। अब जुडिशरी को ही आगे हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, देखो, द जुडिशरी इन इंडिया हैज अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर। मतलब हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने क्या किया, जुडिशरी सिस्टम को जो है पिरामिड स्ट्रक्चर में बनाया। पिरामिड स्ट्रक्चर का मतलब समझते हो ना, इस तरीके से पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं पिरामिड स्ट्रक्चर। मतलब सबसे नीचे में कुछ कोर्ट होंगे, मतलब कुछ लोअर लेवल का होगा, फिर अपर लेवल, फिर अपर लेवल, फिर अपर लेवल, फिर एकदम टॉप। तो नीचे से मतलब लोअर लेवल से हायर लेवल तक जब इंक्रीमेंट होता है तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हमारे जो जुडिशरी है उसके सबसे टॉप में कौन है, उसके सबसे टॉप में है सुप्रीम कोर्ट। मतलब यहाँ पर अगर मैं वापस से एक पिरामिड बनाऊं आपके लिए, तो सबसे टॉप में कौन आता है इस पिरामिड, जुडिशरी सिस्टम के पिरामिड में सुप्रीम कोर्ट आता है। मतलब सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है हमारे इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके नीचे आता है उससे छोटे लेवल का जिसको हम लोग बोलते हैं हाई कोर्ट। फिर उसके नीचे आता है हाई कोर्ट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। फिर उसके नीचे हमारे पास आता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर पिरामिड स्ट्रक्चर जो है हमारे इंडिया के जुडिशरी सिस्टम में जो है बना हुआ है। अब इसी को यहाँ पर देखो फिर से समझाया है ये एक फ्लो चार्ट के थ्रू। ये वाला भी आप एग्जाम में ऐसे भी डायग्राम बना सकते हो, ये वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम है, जिससे क्या होगा, कॉपी चेक करने वाले पर इंप्रेशन जो है अच्छा आएगा। जब सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी सिस्टम के कुछ क्वेश्चन आएंगे तो पिरामिड स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको बनाना है। अब समझते हैं, देखो, सबसे जो एपेक्स कोर्ट होता है, जो सबसे पावरफुल कोर्ट होता है हमारे इंडिया में, वो कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट वर्डिक्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। वर्डिक्ट्स मतलब होता है सुनवाई करना। तो ये जितने भी कोर्ट जो होते हैं उन सबका क्या करता है, वर्डिक्ट्स को जो है देखता है और बाइंडिंग, और उसको क्या करता है, बांध के रखे रहता है। मतलब सब ऑर्डिनेट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सबको मतलब सबके वर्डिक्ट्स को क्या करता है, ये बांध के जो है रखे रहता है। इट कैन ट्रांसफर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जो हाई कोर्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में लगभग लगभग हर स्टेट्स में हाई कोर्ट प्रेजेंट है। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम है तो वहां पर हाई कोर्ट नहीं है, वहां पर 2 या 3 स्टेट्स का कंबाइन करके वहां पर क्या है, हाई कोर्ट है। तो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसको ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट करने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट जो है करता है। इट कैन कॉल अप एनी सूट बीइंग हर्ड इन द लोअर कोर्ट। और ये क्या कर सकता है, अगर लोअर कोर्ट में किसी केस की सुनवाई चल रही लोअर कोर्ट में, तो उसको अपने पास क्या कर सकता है, बुला सकता है। मतलब जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या हो रहा है, किसी मामले की सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट को खुद को करनी चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उस मामले को क्या करेगा, अपने पास जो है बुला सकता है। इट कैन ट्रांसफर अ केस बीइंग हर्ड इन अ हाई कोर्ट टू द अनदर हाई कोर्ट। और ये क्या कर सकता है कि जैसे एक हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो उस हाई कोर्ट की सुनवाई को क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है दूसरे हाई कोर्ट में। मतलब जैसे अभी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, जैसे मान लो छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, एक केस चल रहा है किसी आदमी के ऊपर में, और छत्तीसगढ़ के कहाँ चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। अब जिस आदमी के ऊपर केस चल रहा है वो मान लो रहता है कहाँ पे, दिल्ली में। तो उसने सुप्रीम कोर्ट से बोला कि सर मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरे को हर बार सुनवाई के लिए छत्तीसगढ़ आना जाना पड़ता है, जिससे मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज आप ये जो छत्तीसगढ़ का जो हाई कोर्ट में मेरा केस चल रहा है उसको दिल्ली हाई कोर्ट में क्या करो, ट्रांसफर कर दो करके। तो वो क्या कर सकता है, एक स्टेट की या एक हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसको दूसरे किसी हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी बोलेगा तो उसको ट्रांसफर कर देगा। उसका वैलिड रीजन होना चाहिए कि जैसे इस केस में वो जो आदमी था वो दिल्ली में रह रहा था और हर बार हर महीने के या 15 दिन में उसको छत्तीसगढ़ आना जाना पड़ता था। अब ये आजू बाजू तो है नहीं, तो दिल्ली और छत्तीसगढ़ में काफी बड़ा डिस्टेंस भी है, जिसका टाइम वेस्ट होता था, मनी वेस्ट होता था, एनर्जी वेस्ट होता था। तो इसके पास वैलिड रीजन थे। तो अगर किसी के पास वैलिड रीजन है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, एक हाई कोर्ट के केस को दूसरे हाई कोर्ट में जो है ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हाई कोर्ट। इट कैन हियर अपील्स ऑन द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट। अब ये क्या करता है, जैसे ये हाई कोर्ट के वर्डिक्ट्स को सुनता था, ये लोअर कोर्ट्स के वर्डिक्ट्स को क्या करेगा, सुनेगा। इट कैन फाइल अ रीट फॉर अ रीस्टोरेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा रीट के बारे में, रीट क्या होता है। तो आपको थोड़ा बहुत तो ये आइडिया होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या किया गया है, हमको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। टोटल मिलाकर हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं। मतलब 6 के अंदर में और बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं
तो 5 या 6 हमारे पास क्या है, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स है। तो अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट में जब केस करेगा कोई आदमी तो क्या कर सकता है, उसके बदले जो है रीट जारी कर सकता है। रीट मतलब होता है ऑर्डर, समझ सकते हो सिंपल वर्ड में। रीट का मतलब होता है ऑर्डर जारी करना। तो रीट जो होता है वो ऑर्डर होता है। जैसे अब मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे क्या हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में, हमको क्या है, इक्वालिटी मिला हुआ है सबको। ठीक है, सबको क्या है, इक्वालिटी, सबको क्या है, फ्रीडम है कहीं भी आने जाने का। तो मान लो एक पर्सन है जो कि जिसका नाम है ए। इस ए ने क्या किया, ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ आया कहीं से घूमने के लिए, और उसने किसी टेम्पल में या किसी चर्च में क्या किया, इसने एंट्री लिया और वहां पर जाकर ये क्या करना चाहता है, अपना वर्शिप जो है करना चाहता है। लेकिन जब ये टेम्पल में गया तो उस आसपास के लोगों ने या यहाँ का जो पंडित है वो किसी भी लोगों ने उनको क्या कर दिया, मना कर दिया। या ये आदमी गया हैंडपंप के पास और हैंडपंप से ये पानी पीना चाहता था, लेकिन वहां के लोगों ने उसको हैंडपंप से पानी पीने नहीं दिया। तो ये क्या है, इसके फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है। हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी जाने का, किसी भी मंदिर में जाने का, किसी भी मस्जिद में जाने का, किसी भी चर्च में जाने का हमको राइट्स है। तो कोई आपको रोक नहीं सकता। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो ए आदमी था जो बाहर से आया था, मतलब दूसरे स्टेट से हमारे छत्तीसगढ़ में आया था, इसके राइट्स का क्या हुआ, वॉयलेशन हुआ। तो अगर ये अपने राइट्स का वॉयलेशन हुआ तो ये अपना केस कहां कर सकता है, हाई कोर्ट में भी कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकता है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब इसने केस दायर किया तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, जिन लोगों ने उसको रोका है या जिस कॉन्स्टिट्यूशनल या जिस इंस्टीट्यूट ने उनको जाने से रोका है, उनके अगेंस्ट में क्या कर सकता है, राइट्स जो है क्या कर सकता है, या रीट्स बोलते हैं, राइट्स नहीं बोलते इसको, रीट्स बोलते हैं। रीट्स जो है क्या कर सकता है, फाइल कर सकता है। और रीट्स कभी फाइल होता है, जब फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है। तो फंडामेंटल राइट्स आपके कुछ हैं, जैसे आपको एजुकेशन का राइट है, आपको फ्रीडम का राइट है, आपको इक्वालिटी का राइट है, आपको जो कुछ रिलीजियस लोग हैं उनको जो है कुछ स्पेशल राइट्स जो है दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें जो है फंडामेंटल राइट्स में आती हैं। तो अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है और उस आदमी ने क्या क्या हाई कोर्ट में केस कर दिया, तो हाई कोर्ट उसके बदले में क्या कर सकता है, रीट जो है जारी कर सकता है, मतलब ऑर्डर जो है जारी कर सकता है। इट कैन सेटल केसेस विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द स्टेट। और ये क्या करता है, जो केसेस जो होते हैं वो क्या करता है, एक स्टेट के अंदर में जितने भी मामले होते हैं उन सबको जो है सेटल जो है करता है, सुनवाई जो है करता है। अब उसके बाद देखो, इसके लोअर नीचे में कौन आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इट कैन हियर केसेस फिल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जितने भी केसेस होंगे ये उसी को सुनवाई करेगा। इट कैन हियर अपील ऑन द वर्डिक्ट्स ऑफ द लोअर कोर्ट। अब लोअर कोर्ट के केसेस को भी ये क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। इट पासेस वर्डिक्ट ऑन द ग्रेव क्रिमिनल केसेस। अब ये क्या कर सकता है, क्रिमिनल केसेस के जो मामले होते हैं उसको क्या कर सकता है, सुनवाई भी ये कर सकता है। उसके बाद देखो सब ऑर्डिनेट केस। ये जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है बेसिकली हर जो है तहसील में जो है या हर ब्लॉक में जो ऑलमोस्ट होता है, और ये सिविल और क्रिमिनल दोनों की क्या करता है, सुनवाई जो है करता है। तो एक तो हो गया हमारे नेशनल लेवल पर जिसको हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि हर मामलों की सुनवाई कर सकता है। फिर स्टेट लेवल पर आता है हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर ब्लॉक लेवल पर आता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट। तो इनके कुछ कुछ क्या है, लिमिटेशन है कि कौन से केसेस की सुनवाई कौन करेगा, कौन से केसेस की सुनवाई जो है कौन करेगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसमें कितने लोग होते हैं, किस तरीके से इसका फंक्शन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट हैज अ स्पेशल प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है, एक स्पेशल प्लेस जो है इसको मिला हुआ है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या है, प्रोटेक्टर है। ये हमारे राइट्स का क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, वॉयलेट होने से प्रोटेक्ट करता है। बीइंग द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशियरी, it depicted in the diagram, it can advise all other courts and also reserve their decision if decision defines the law। इसके पास इतनी पावर है क्योंकि अपेक्स कोर्ट है, सबसे पावरफुल कोर्ट है। ये सारे छोटे छोटे जो कोर्ट्स हैं इसके अंडर में जो आते हैं उनको क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है कि आप ऐसे काम करो, आप ऐसे काम करो करके। और जो डिसीजन लोअर कोर्ट ने दिया उसके डिसीजन को क्या कर सकता है, वापिस से चेंज भी जो है कर सकता है। सम ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड द फॉलोइंग। हमारे सुप्रीम कोर्ट्स के क्या है, कुछ जो है मेन फंक्शन के बारे में यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। देखो, हियर अपील्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सूट्स ऑन द वर्डिक्ट गिवन बाय द सबऑर्डिनेट केस। जो लोअर कोर्ट ने क्या किया है, जो भी सुनवाई की है उसकी सुनवाई को फिर से क्या कर सकता है, कौन हियर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। मतलब जैसे एक कुछ केस हुआ और उस केस की सुनवाई जो है मान लो सब ऑर्डिनेट केस कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्या किया, डिसीजन जो है दे दिया। लेकिन उस डिसीजन से जो है अपील करने वाला जो आदमी था वो खुश नहीं था, तो उसने क्या किया, फिर से केस कहां पहुंचा दिया, सुप्रीम कोर्ट में।
तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अपने नीचे लेवल पर जितने भी कोर्ट्स हैं जो उसके डिसीजंस है उसकी फिर से सुनवाई कर सकता है। अब यहाँ पर देखो आपको दो तीन चीजें दिख रही होंगी, जैसे सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब क्या होते हैं देखो। तो जो सिविल केसेस होता है ना, सिविल केसेस का सिंपल मतलब ये होता है धोखाधड़ी वाले जितनी भी चीजें होती हैं, फ्रॉड जितने भी होते हैं, किसी ने किसी को धमकी दे दी, किसी ने किसी को क्या क्या, किसी के पैसे को छीन मतलब किसी की संपत्ति को जबरदस्ती छीन लिया या किसी को धोखा देकर पैसा लूट लिया, ये जितने भी जो होते हैं ना, ये सब किसमें आते हैं, सिविल केसेस में जो है आते हैं। क्रिमिनल केसेस में कौन आता है आपको पता चल गया होगा, किसी का मर्डर करना, अटेम्प्ट टू मर्डर करना, किसी को किडनैप करना, ये सब किसमें आते हैं, क्रिमिनल केसेस में जो है आते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या आते हैं, मान लो आपका एक एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन करके, मतलब आपको किसी भी सर गवर्नमेंट स्कूल में 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन मान लो किसी स्कूल ने क्या क्या एडमिशन लेने से मना कर दिया, तब भी इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट जो है कर सकता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो करके। तो सिविल केसेस मतलब समझ में आ गया, जो नॉर्मल केसेस होते हैं जिसमें फ्रॉड होता है, किसी को धोखा देना होता है या कुछ और, किसी का पैसा जो है जबरदस्ती दूसरे तरीके से लूट लेना, करप्शन करना, ये सब सिविल केसेस में जो है आते हैं। अब उसके बाद देखो दूसरा काम इसका क्या होता है, सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, बिटवीन द स्टेट, देखो बिटवीन द स्टेट, ये क्या करता है सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी टॉपिक को लेकर सेंटर और स्टेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उसकी भी सुनवाई ये करता है। और हमारे इंडिया में अगर किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही, वर्डिक्ट चल रही, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उसकी भी सुनवाई कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बताना चाहूंगा मैं आपको अभी, जैसे अभी क्या हुआ कि जब आपने सुना होगा एनआरसी के बारे में और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, सीएए या सीएबी करके आपने सुना होगा, बहुत चल रहा था। तो इस मामले में क्या क्या था, केरल गवर्नमेंट ने क्या क्या था, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में केस कर दिया था। तो यहाँ पर केरल क्या है, एक स्टेट है और सेंटर के अगेंस्ट इसने केस किया, तो इसकी सुनवाई कौन करेगा, इसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट जो है करेगा। मान लो दो स्टेट्स के बीच में क्या हो रही है, कुछ किसी टॉपिक को लेकर डिस्प्यूट्स है, तो उसका भी सुनवाई कौन करेगा, उसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में क्या चल रहा है, अभी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है महानदी रिवर के वाटर को लेकर। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि महानदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो उसके जो वाटर है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हमारे स्टेट में होना चाहिए। जबकि उड़ीसा गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि डैम्स तो हमने बनाया है, हीराकुंड डैम, तो पानी का हम लोग ज्यादा यूज करेंगे। तो ऐसा ही उड़ीसा गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बीच में क्या चल रहा है, डिस्प्यूट जो है चल रहा है। तो इस डिस्प्यूट की जो सुनवाई है वो कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है करेगा। अब उसके बाद आगे देखो, एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन एनी लॉ और मैटर ऑफ द पब्लिक इंपॉर्टेंस। अब ये क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट जो है, हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनको ये एडवाइस भी कर सकता है। जैसे प्रेसिडेंट ने क्या किया, किसी मामले में उसका जो है वो समझ नहीं पा रहा है कि इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई सडनली और वो लीगली प्रॉब्लम थी, वो समझ में नहीं पा रहा है कि मैं किस प्रॉब्लम में क्या करूं। तो वो क्या कर सकता है, जैसे आप लोग भी होते हैं ना, जब आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, जब आपकी स्टडी अच्छे से नहीं चल रही होती है, आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे होते हैं, तो आप भी अपने टीचर के पास एडवाइस लेने जाते हो कि नहीं, कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे, मैथ देख कर मेरे को डर लग रहा है, नींद जो भी होता है। तो उसी तरीके से प्रेसिडेंट जो होता है, जब उसके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसके बारे में वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है, वो एडवाइस जो है मांग सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, प्रेसिडेंट को जरूरत पड़ने पर एडवाइस भी देने का काम जो है करता है। उसके बाद आगे देखो, फोर्थ वर्क इसका, हियर पिटिशन ऑफ प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड इश्यू रिट्स टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स। मतलब जिस तरीके से हाई कोर्ट क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन पर रिट्स जारी कर सकता है, उसी तरीके से सेम काम जो है सुप्रीम कोर्ट भी जो है फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉयलेशन होता है तो वो भी राइट्स जो है जारी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है एक मामले में क्या है, दोनों की पावर सेम है, और वो कौन सा है, अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो जितनी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है उतनी ही पावर किसके पास है, हाई कोर्ट के पास भी है। लेकिन बाकी केसेस क्या है, बाकी जो सुपीरियर कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट जो है होता है। We can see the judicial system, especially the Supreme Court, plays a crucial role in the protecting the democratic rights of citizen। और ये हमारे राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आई होप आपने एक मूवी देखी होगी जोली एलएलबी करके, तो उसमें पूरा बताया रहता है कि कोर्ट्स के बारे में बताया हुआ है कैसी सुनवाई जो है होती है।
maintaining the supremacy of the law and ensuring that the activities of the state fall within the ambit of the constitution। अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट और भी बहुत सारी चीजें करता है, जैसे कुछ क्रिमिनल केसेस उसकी सुनवाई करता है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स है, डिस्प्यूट्स है, उसको भी सॉल्व करता है, और हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो है क्या करता है, प्रोटेक्शन जो है करता है। अब आगे देखो, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ मल्टी टायर्ड जुडिशियल सिस्टम। ये आपसे पूछ रहा है कि हमारे इंडिया में तो वैसे पिरामिडिकल स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग मल्टी टायर्ड, टायर्ड मतलब होता है अलग अलग लेवल्स के जुडिशियल सिस्टम है, सब ऑर्डिनेट, डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर मल्टी टायर्ड मतलब अलग अलग लेवल पर जुडिशियल सिस्टम है तो इसके फायदे क्या होते हैं। तो देखो, अगर कोई छोटा डिस्प्यूट है तो उसको सबऑर्डिनेट के अंदर में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर उससे बड़ा केस है तो क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो केसेस जो होते हैं उनकी सुनवाई, उनकी हियरिंग क्या होती है, जल्दी होती है और एफिशिएंटली होती है। लेकिन हमारे इंडिया में 4 लेवल पर जुडिशरी सिस्टम होने के बाद भी मतलब लगभग लगभग 3 लाख या 3 करोड़ से ज्यादा केसेस जो है आज भी सुप्रीम कोर्ट में क्या है, पेंडिंग है। आई थिंक 3 लाख है, 3 लाख से ज्यादा केसेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में क्या है, पेंडिंग्स हैं। तो देखो, इतना मल्टी टायर्ड होने के बावजूद भी इतने सारे केसेस क्या है, पेंडिंग है। आपने पुरानी मूवीज भी देखी होगी, उसमें बहुत सारा फेमस डायलॉग है, जैसे तारीख पे तारीख वाला आपने सुना होगा, ठीक है, सनी देओल की मूवी थी, तो उसमें बोलता है कि नहीं, तारीख पे तारीख मामले की सुनवाई नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, तो इतने सारे केसेस हैं और हमारे यहाँ जजेस जो है कम है। अभी तो ले दे कि 2019 में जब हमारे गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया है तो टोटल मिलाकर जो है 33 जजेस जो है, 33 प्लस 1 मतलब 33 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस है। तो इतने तो जजेस हैं। अब हमारे इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, अगर हम लोग बोले तो 135 करोड़ से ज्यादा है। तो 135 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 35 और 34 जजेस जो है कितना सुनवाई करेंगे। तो यहाँ पर इतने सारे टायर होने के बावजूद भी क्या है, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, एफिशिएंटली होता है, हियरिंग जल्दी होती है, फास्ट होती है, कहने के लिए है, लेकिन पॉपुलेशन इतना ज्यादा भी तो है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, इसके काफी सारे एडवांटेज, आप इसको लिख लेना। उसके बाद देखो, why it is important to keep the judiciary independence from the influence of the legislature and the executive। अब मैंने ऊपर ही इस चीज का आंसर बताया था आपको इसके पहले वाले वीडियोस में कि जो जुडिशरी जो होता है वो क्या होता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से क्या होता है, टोटली इंडिपेंडेंट होता है। तो इसको इंडिपेंडेंट रखने की जरूरत क्यों है, तो अगर देखो ये इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, गलत ठहराने की कोशिश करती हैं, तो उसी तरीके से अगर ये जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, अगर उसमें भी पॉलिटिकल इश्यूज अगर या उनका इन्फ्लुएंस अगर आने लगता तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। जैसे देखो, अभी मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी वाले क्या चाहेंगे, वो अपने किसी आदमी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाए या हाई कोर्ट का जज बनाए। तो वो जो जज बनेगा वो हमेशा किसके फेवर में काम करेगा, बीजेपी गवर्नमेंट के। मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई तो कांग्रेस क्या करेगा, अपने पर्सन को या अपने चाहने वालों को वहां का जज बनाएगा, वो कांग्रेस के फेवर में डिसीजन देगा। मतलब जो डिसीजन है वो न्यूट्रल होकर नहीं होगा। तो अगर कोई भी डिसीजन अगर न्यूट्रल होकर नहीं हो रहा है, किसी की भावनाओं में बहकर अगर हो रहा है, तो वो फिर तो गलत डिसीजन है। तो यहाँ पर न्यूट्रल डिसीजन प्रोवाइड करने के लिए क्या किया जाता है, इनको जो है अलग रखा जाता है, किससे, जुडिशरी से और एग्जीक्यूटिव से, ताकि ये इंडिपेंडेंट होकर अपना डिसीजन क्या कर सके, एकदम फ्रीली जो है सही सही डिसीजन दे सके। तीसरा है देखो, हाउ हैज द रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द लेजिस्लेचर बीन लिमिटेड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। अब यहाँ पर देखो, जो जजेस जो होते हैं ना, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो मैंने आपको बताया था कॉलेजियम सिस्टम से होता है। इनका जो है मिनिस्ट्री से, प्राइम मिनिस्टर से, लेजिस्लेचर से, पार्लियामेंट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। जजेस का अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसमें से 5 लोगों को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, और उसमें से एक कौन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई जिसको बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करता है, अपने और 4 जो सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं उनसे क्या करता है, सलाह मशवरा करता है, और फिर कुछ नामों का रिकमेंडेशन किसको भेजता है, प्रेसिडेंट को जो है भेजता है। फिर प्रेसिडेंट उनमें से क्या करता है, कुछ लोगों को जो है अपॉइंट करता है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो जजेस हो वो किसी पार्टी के इन्फ्लुएंस में ना हो, वो न्यूट्रल रहकर काम कर सके। अगला क्वेश्चन है देखो, what tradition has been established to ensure that the no individual dominates the process of the appointing the judges। जजेस के अपॉइंटिंग को जो है करने के लिए जो है कौन सा ट्रेडिशनल जो है क्या किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है,
तो देखो जो कॉलेजियम सिस्टम है वो जो है रखा गया है, और उसके अलावा क्या होता है, जो चीफ जस्टिस होता है ना, चीफ जस्टिस जनरली जो है एक एक हमारे यहाँ ट्रेडिशन चलते आ रही है कि चीफ जस्टिस किसको बनाए जाते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर आदमी जो होता है उसी को क्या बनाया जाता है, चीफ जस्टिस जो है बनाया जाता है। एक तो कॉलेजियम सिस्टम और सीनियर मोस्ट का जो है यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल हमारे पास होता है। अगला क्वेश्चन है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन, which are the courts that can be approached to the protect the fundamental rights of citizen। याद रखना फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन अगर हो रहा है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो, पहला तो हाई कोर्ट और दूसरा जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। दोनों के पास सेम पावर होता है, आपके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन हमेशा जो है ये होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, who can settle the dispute between Chhattisgarh, Telangana and Andhra Pradesh on the sharing of water on the पोलावरम प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था महानदी रिवर का एग्जांपल देकर कि अगर दो या दो से ज्यादा स्टेट्स पर डिस्प्यूट है, जैसे महानदी रिवर को लेकर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा गवर्नमेंट पर डिस्प्यूट है, तो इन प्रॉब्लम्स की जो डिस्प्यूट जो है इसकी इनका सेटलमेंट कौन करेगा, तो आंसर है इसका सेटलमेंट करने का जो राइट्स है वो किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया का केसेस का सुनवाई करता है। तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा, इन तीनों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसकी सुनवाई कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो there is a dispute between the central government and the state government on the law related to education, which court can hear this suit। तो मान लो अब एजुकेशन को लेकर, जैसे एजुकेशन को लेकर क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट आ गया, तो इस डिस्प्यूट का डिसीजन कौन करेगा, वापिस से सेंट्रल वर्सेस स्टेट का डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है करता है। ये हमने जुडिशरी सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब अगला एक इंपॉर्टेंट हमारे पास जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉलम है वो कौन है, इलेक्शन कमीशन है। तो जैसे आपके घरों को सपोर्ट करने के लिए वेरियस कॉलम्स होते हैं ना, तो उसी तरीके से हमारे कंट्री को सपोर्ट करने के लिए उसमें से एक इंपॉर्टेंट कॉलम कौन है, इलेक्शन कमीशन। ऑब्वियस सी बात है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी तो है ही, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कॉलम कौन सा है, इलेक्शन कमीशन है। अब देखो इलेक्शन कमीशन क्या होता है, क्या काम करता है ये, तो इलेक्शन आर इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर एक पर्टिकुलर इंटरवल में 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद क्या होता है, इलेक्शन जो है होता है। जैसे यूएस में क्या होता है, हर 4 साल में क्या होता है, इलेक्शन होता है। हमारे इंडिया में क्या होता है, हर 5 साल में होता है। रशिया में हर 6 साल में होता है। तो ऐसे अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेन्योर के बाद जो है क्या होता है, इलेक्शन जो है होता है। और डेमोक्रेसी में इलेक्शन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन नहीं होगा फिर तो एक ही पार्टी का क्या हो जाएगा, मोनार्की सिस्टम हो जाएगा ना। तो वो चीज से हमको बचना है, और अगर कोई मोनार्की सिस्टम में आ गया फिर तो वो बोलेगा कि मैं ही सुपीरियर हूं करके। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर इंटरवल में हमको क्या करना पड़ता है, इलेक्शन जो है करवाना पड़ता है। और आप लोग भी सुने होंगे, जैसे अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, बिहार में इलेक्शन चल रहा है। बिहार में जो है अभी 3 लेवल पर इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसका फर्स्ट लेवल का इलेक्शन जो है हो गया है। उसके बाद कुछ टाइम बाद वेस्ट बंगाल में इलेक्शन होगा 2021 में। उसके बाद कुछ साल बाद और भी होंगे अलग अलग स्टेट्स में। तो ये जो इलेक्शन करवाने का जो काम करता है, चाहे वो स्टेट असेंबली हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, इन सब का इलेक्शन कौन करवाता है, इन सब का इलेक्शन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है। विच इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये याद रखना, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। विच हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसका जो डिक्लेरेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये एक प्रॉपर एक लीगल क्या है, इंस्टीट्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। द मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर द चीफ इलेक्शन कमीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ, CEC, मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। और उसको सपोर्ट करने के लिए 3 और क्या होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर जो है होते हैं। तो एक हेड होता है और उसको सपोर्ट करने के लिए 3 और इलेक्शन कमिश्नर जो है क्या होते हैं, प्रेजेंट जो है होते हैं। दे ऑल आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, आंसर है प्रेसिडेंट जो है इनका अपॉइंटमेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर पहले एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट उनमें से क्या करता है, लोगों को जो है अपॉइंट करता है। द इलेक्शन कमीशन हैज स्पेशल पावर टू कंडक्ट द इम्पार्शियल इलेक्शन, ठीक है, इसके पास स्पेशल पावर है जिससे वो क्या कर सकता है, फेयरली जो है इलेक्शन जो है करवाता है। ईच स्टेट ऑल्सो हैज एन इलेक्शन कमीशन, जिस तरीके से सेंट्रल पर क्या है, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन है, मतलब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है,
उसी तरीके से हर स्टेट में क्या होता है, इलेक्शन कमीशन जो है होता है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो सेंट्रल वाला इलेक्शन कमीशन है ना, वो क्या करता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और जितने भी स्टेट में असेंबली है उन सबका इलेक्शन जो है करवाता है। तो सेंट्रल किसका किसका करवाता है, राज्य विधानसभा का, असेंबली का, उसके बाद दूसरा किसका करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का। जबकि जो स्टेट वाला होता है ना, जो स्टेट में इलेक्शन कमीशन होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसका इलेक्शन करवाते हैं, लोकल, जैसे पंचायतों का करवाते हैं और म्यूनिसिपल्स वगैरह का जो है करवाते हैं, नगर निगम, नगर पंचायत और पंचायतों का जो है इलेक्शन जो है करवाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। सेंट्रल जो होता है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद जो है लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली। तो बहुत लोगों को ये चीज कंफ्यूजन रहता है कि जो स्टेट में जो लेजिस्लेचर होता है जिसको आप बोलते हैं विधानसभा, तो विधानसभा का इलेक्शन कौन करवाता है, तो बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है कि ये तो स्टेट के अंदर में आता होगा, तो इसको स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता होगा। ऐसा नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ छोटे छोटे पंचायतों का इलेक्शन वगैरह जो है करवाता है। किसी भी स्टेट के विधानसभा के इलेक्शन का डिसीजन कौन लेता है, इलेक्शन कमीशन जो है लेता है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके फंक्शंस क्या है, इसके बेसिकली पावर क्या है, तो ध्यान से समझना। वैसे भी आपकी उम्र 15 साल हो गई होगी, तो 2-3 साल बाद आपको क्या मिल जाएगा, वोट करने का राइट जो है मिल जाएगा। तो कैसे वोटिंग करना है आप समझ लो ध्यान से। तो सबसे पहला काम जो इसका होता है इलेक्शन कमीशन का, वो होता है वोटर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना। मतलब लोगों को समझाता है कि आप किस तरीके से वोटिंग करोगे। जैसे पहले क्या था, आज से लगभग 15-20 साल पहले जो है हम लोग क्या करते थे, वोटिंग जो करते थे वो डिफरेंट तरीके से करते थे। मतलब हमारे पास क्या होता था, एक पेपर होता था और इस पेपर में बहुत सारे नाम लिखे होते थे कैंडिडेट्स के, और उनके सामने सिंबल्स होता था और हमको उस पर क्या करना पड़ता था, सील लगाना पड़ता था। जैसे आपकी स्कूल कॉपी में आपके प्रिंसिपल का या आपके जो भी हेड होते हैं उनका सील लगता है ना, तो उसी तरीके से जिसको हम लोग वोट देना चाहते हैं उसके नाम के आगे हम लोग सील लगाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल 10-15 सालों में जो है क्या हुआ है, यहाँ पर ईवीएम, ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो यूज होना स्टार्ट हो गया है। तो जिसमें क्या करता है इलेक्शन कमीशन जो है वो बताता है कि किस तरीके से आपको वोटिंग जो है करनी है। मतलब जितने भी वोटर्स हैं, अब वोटर्स कौन बनते हैं, आंसर है जितने भी एडल्ट लोग होते हैं। एडल्ट लोग का मतलब क्या होता है, 18 साल से ऊपर के लोगों का, ये जो है उनको एजुकेट करता है। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतलब इसको बोलते हैं वोटर लिस्ट बोलते हैं। मतलब हर साल क्या करता है इलेक्शन कमीशन, 1 जनवरी को क्या करता है, जितने भी लोग 18 साल के हुए रहते हैं उनका सबका इनरोलमेंट करता है। मतलब आपको फॉर्म भरना पड़ता है, फिर वो क्या करता है, एक वोटर लिस्ट जो है बनाता है कि कौन कौन वोट देने के लिए एप्लीकेबल है करके। तो वोटर्स लिस्ट बनाने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन जो है करता है। उसके बाद तीसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉर इलेक्शन। मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज के मैंने बहुत सारे नाम बताए थे, जैसे समाजवादी पार्टी, शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, ऐसे बहुत सारे मैंने नाम बताए थे। और मैंने वहां पर ये समझाया था आपको कि कौन सा पार्टी नेशनल होगा, कौन सा पार्टी स्टेट होगा, कौन सा रीजनल होगा, इसका डिसीजन परफॉर्मेंस के बेसिस पर कौन करता है, इलेक्शन कमीशन जो है करता है। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन करता है और उनको इलेक्शन के लिए हाँ बोलता है उसको। फिर उसके बाद चौथा है अलॉटमेंट ऑफ द इलेक्शन सिंबल्स। हर पार्टी को क्या करता है, एक सिंबल जो है उसको देता है, जिसको आप लोग बोलते हैं चुनाव चिन्ह। जैसे समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या है, हाथी है, एलिफेंट है। जो बीजेपी का है वो क्या है, कमल है। और जो कांग्रेस का है उसको पंजा है। तो ऐसे बहुत सारे क्या है, जो सिंबल्स वगैरह जो होते हैं ना, उसको अलॉटमेंट करने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन जो है करता है। उसके बाद अगला है देखो, मेकिंग अरेंजमेंट फॉर कंडक्टिंग पोल्स। अब देखो हमारे इंडिया में जब लोकसभा का चुनाव होता है तो इतने बड़े लोग पूरे इंडिया में इलेक्शन को सही तरीके से कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, इलेक्शन कमीशन के पास जो है होती है। और ये क्या करता है, जहां पर आप वोट डालने जाते हो ना उसको बोलते हैं पोलिंग बूथ। तो पोल्स का अरेंजमेंट जो है ये क्या करता है मतलब पोल में कितने लोग रहेंगे, कितने लोग वोट करने जाएंगे, कितने पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे, ये सब की सब चीजों को जो है पीसफुली क्या कराता है, इलेक्शन को करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास जो है होती है। फिर उसके बाद अगला है देखो, सिक्स जो है, प्रिपेयर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन। अच्छा ये चीज आप लोग सुने होंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट।
अच्छा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर आपने नहीं सुना होगा तो आपने हिंदी में इसका सुना होगा आचार संहिता। आप लोग न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होगे तो कई बार इलेक्शन जब नजदीक आता है तो वहां पर ये क्या करता है, इस तरीके की चीजें लिखी होती है कि आचार संहिता लागू हो गई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है, दिसंबर में जो है क्या होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है कि जनवरी में होने वाला है, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन मान लो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि जो है क्या होगा, 21 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में क्या होगा, इलेक्शन होगा। और आज डेट कौन सा है, 31 अक्टूबर को। तो आज के डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, अनाउंसमेंट किया कि छत्तीसगढ़ में आने वाले 21 दिसंबर को क्या होगा, वोटिंग होगा। तो जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर देता है कि इस डेट पर इस स्टेट में क्या होगा, इलेक्शन होगा, तो उस दिन से क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब इस टाइम पीरियड में होता क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में यह होता है कि जब इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो जाता है तो कोई भी गवर्नमेंट वहां के लोगों को लुभाने के लिए कोई स्कीम जो है नहीं ला सकती। मतलब जैसे मान लो अभी हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट है फॉर एग्जांपल, मान लो दिसंबर में इलेक्शन होने वाला है, तो अब ये अपने कांग्रेस क्या करेगा, फिर से जीतने के लिए क्या करेगा, मतलब कुछ अच्छे अच्छे योजनाएं लेकर आएगा। जैसे हम लोग बोलेंगे कि आपकी स्कॉलरशिप डबल कर दी जाएगी, आपका पेंशन डबल कर दिया जाएगा, आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से इलेक्शन को इफेक्ट करने के लिए जितने भी स्कीम्स जो है लाए जाते हैं, वो मॉडल क्या बोलते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद जो है ऐसी कोई भी स्कीम का डिक्लेरेशन जो है नहीं किया जा सकता। इसको इसलिए किया जाता है कि ताकि इंश्योर हो जाए कि इलेक्शन कैसा हो रहा हो, फेयरली हो रहा हो। अब अगर किसी को लालच दोगे कि मैं तुमको डबल स्कॉलरशिप दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो वोटर्स जो होंगे वो थोड़े से क्या होंगे, ग्रेडी तो होंगे ही। तो इसीलिए ऐसा कोई भी काम करने नहीं दिया जाता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे। फिर उसके बाद अगला है, देखो 7th नंबर, advising president governor about the disqualification of member of parliament legislature assembly। अब यहाँ पर एक और इसका इंपॉर्टेंट काम होता है, मान लो किसी आदमी ने क्या किया, गलत तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को छुपा कर या तो किसी स्टेट के असेंबली में वोटिंग करके मतलब जीत के चले गया, या फिर लोकसभा या राज्यसभा में सेलेक्ट होकर चले गया, लेकिन सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से। तो उस समय वो जो डिस्क्वालिफिकेशन होगा उसका, उसको डिस्क्वालिफिकेशन करने के लिए क्या कर सकता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मामले में प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है, और स्टेट असेंबली के मामले में वो गवर्नर को क्या कर सकता है, एडवाइस दे सकता है कि इस आदमी ने गलत तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन छुपाई है, अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपाया है, इसने अपने पैसे के बारे में छुपाया है, ये डिस्क्वालीफाई इसको करना चाहिए करके एडवाइस जो है देता है। उसके बाद अगला है, देखो इसका 8th पावर है, इंश्योरिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑफ द कैंडिडेट आर विद इन द स्पेसिफिक लिमिट। अब देखो ऐसा नहीं कि इलेक्शन में आप जितना मर्जी चाहे उतना खर्चा कर लो अपने मर्जी से, तो यहाँ पर ये क्या करता है, इसको रेगुलेट भी करता है। मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नजर बनाए हुए रहता है किस पर, जो कैंडिडेट्स होते हैं उन पर, उनके खर्चों पर। मतलब जैसे अगर मान लो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो लोकसभा के इलेक्शन में मैक्सिमम जो है 78 लाख जो है खर्चा जो है कर सकता है कोई भी कैंडिडेट। और अगर स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो रहा है तो 28 लाख रुपए वो क्या कर सकता है, मैक्सिमम खर्चा कर सकता है। यह ऑफिशियली है, लेकिन अनऑफिशियली एक सीट के पीछे कई हजार मतलब हजारों करोड़ रुपए क्या होते हैं, खर्च जो है होते हैं। एक सीट के पीछे 50 से 100 करोड़ रुपए क्या होते हैं, खर्च होते हैं, नॉर्मली है। लेकिन ऑफिशियली रिकॉर्ड कितना है कि सिर्फ 78 लाख का खर्चा जो है एक स्टेट में क्या कर सकते हैं, एक लोकसभा में हो सकता है। उसी तरीके से जो राज्यसभा में जो इलेक्शन होता है उसमें कितने लोग कर सकते हैं, तो आंसर है 28 लाख लोग, 28 लाख रुपए खर्च जो है किया जा सकता है। उसके बाद अगला है, देखो 9th है, क्या है यहाँ पर, कैंसलेशन ऑफ द इलेक्शन एंड द ऑर्गेनाइजिंग द बाई इलेक्शन। अगर यहाँ पर देखो क्या होता है, किसी भी रीजन से वो कैंसलेशन है, वो कैंसलेशन लिखा जाए, वो कैंसलेशन है, ध्यान से समझना उसका। किसी भी रीजन से क्या होता है, अगर इलेक्शन नहीं हो पाता है, या जैसे इलेक्शन हुआ और जिस कैंडिडेट ने जीता उसके 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो मर गया, तो फिर वहां पर तो फिर से क्या करेंगे, वो सीट तो खाली हो गई, तो उसको री इलेक्शन करवाने का काम जो है क्या करता है, इलेक्शन कमीशन जो है फिर से करता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है किसके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो कि क्या करती है, इतने करोड़ लोगों के लिए इलेक्शन जो है ऑर्गेनाइज करती है, सारा अरेंजमेंट करती है, और पीसफुली जो है डेमोक्रेसी को जो है संभाल के रखी रहती है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। वैसे ये जो चैप्टर है काफी ज्यादा लंबा है, तो ये 2-3 पार्ट्स में और आएंगे, तो आप बोर नहीं होना,
क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। अगर इतना बड़ा चैप्टर है, इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे जो है आएंगे। तो आप अच्छे से पढ़ते रहो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करो, और फिर आज जो है एक और आपके लिए साइंस या मैथ्स का वीडियो जो है आएगा। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।